नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज सुबह मैंने इस चैनल के ऊपर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मुंबई की हाई कोर्ट का जिक्र किया था, जिसके अंदर किसी शख्स ने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी तो उसके ऊपर 1 लाख का फ़ाइन लगाया गया था और उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया था। तो उसी पोस्ट में मैंने कहा था कि आपने इसको तो पकड़ लिया, पर अगर मान लीजिए किसी ने स्टिंग करके एक के बाद एक करके वीडियो पोस्ट कर दी तो तब क्या करेंगे आप? उस वीडियो को देखकर किसी शख्स, मेरे भाई ने, मतलब आप जैसे किसी भाई ने एक मेरे को व्हाट्सएप पर अमेरिका में 1980 के दशक के अंदर अदालतों के अंदर एक नहीं कई सारे स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे खुद सरकार की मर्जी से कि वहाँ की सिस्टम को साफ किया जाए। उसका एक आर्टिकल उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद करके मेरे को पोस्ट किया। आपकी जानकारी के लिए उसको मैं पढ़ता भी हूँ और साथ में अपने ही फेसबुक पेज के ऊपर भी डाल दूंगा। फेसबुक का पेज है मेरा जस्टिस डिलेट इस जस्टिस डिलेट के नाम से, JDISJD3 टाइप करेंगे तो आपको वो वाला पेज मिल जाएगा। उस पर उसको पोस्ट कर दूंगा उस पूरी इसको। न्यायालयों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का उपयोग अमेरिका के अदालतों के अंदर। 29 जुलाई 2015 का यह आर्टिकल है। इसके लेखक हैं रिचर्ड मैसिक। उन्होंने लिखा था कि कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती कि जब तक कि स्वयं न्यायालय भ्रष्टाचार मुक्त ना हो। यदि रिश्वत देने या लेने वाले लोग सजा से बच सकते हैं तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून बेकार हो जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीश जज ईमानदारी से फैसले ले और किसी भी व्यापक भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रयास की आधारशिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये तो। मान लीजिए कि 10 साल पहले के अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल पास हो जाता, घूम फिर के वो भी इन अदालतों में आके फंस जाता, पकड़ते, उसके खिलाफ क्या नाम है कंप्लेंट करते, सब कुछ करते, इनके पास भेज देते पनिश करने के लिए। ये साहब कहते हैं कि नहीं जी नहीं, किंतु परंतु इफ कोमा बट बड़े सारे इनके पास। न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक सख्त प्रक्रिया हुआ। हमारे देश में तो कॉलेजियम सिस्टम है, कौन जज कब कहाँ से बन जाता है। आपको तो याद होगा ना सेक्स सीडी कांड, कि जज कब बना रहे हो, वो सीडी ढूंढ के देखिएगा, मिल जाएगा आपको कि जज कैसे बनाए जाते हैं। जो उन व्यक्तियों को बाहर कर सके जो अपनी ईमानदारी को बेचने के लिए तैयार हैं। हालांकि चरित्र परीक्षण पूरी तरह से कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होते और सबसे कठोर जांच प्रक्रिया के बावजूद भी जो करप्ट लोग होते हैं वो सिस्टम में आ ही जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी उसको सख्त कर लीजिए आप, लेकिन जब कोई करप्ट आदमी तो सिस्टम में आ जाता है, जुडिशरी में आ जाता है, तो उन्हें न्यायपालिका से हटाना अत्यंत कठिन हो जाता है। वाकई में आज देख लीजिए, किसी जज के खिलाफ कोई आप क्या एक्शन लेके देख लीजिए, आप नहीं हटा सकते उसको, आसानी उसको हटाना, क्योंकि वो कानून जान चुका होता है वो। क्योंकि यह साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि किसी न्यायाधीश ने रिश्वत लेकर किसी मामले को प्रभावित किया है या नहीं किया है। कैसे साबित करेंगे उसको आप? एक न्यायाधीश किसी भी कारण से आरोपी को बरी कर सकता है, सजा दे सकता है, और भले ही दिया गया कारण गलत लगे पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता कि फैसला भ्रष्टाचार के कारण हुआ है या उसकी अनुभवहीनता के कारण हुआ है। कैसे साबित करेंगे इसको आप? नहीं कर सकते। इसके अलावा रिश्वत एक सहमति से किया गया अपराध है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रिश्वत लेने वाला न्यायाधीश या कर्मचारी, रिश्वत देने वाला व्यक्ति और बीच का कोई बिचौलिया सभी इसे गुप्त रखने के इच्छुक होते हैं। जो लेता है वो भी और देता है वो भी, क्योंकि सबके अपने अपने बेनिफिट्स हित इसमें जुड़े होते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अंडरकवर ऑपरेशन की आवश्यकता। भ्रष्ट न्यायाधीशों को हटाने के लिए अक्सर अंडरकवर ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारी या मुखबिर बेईमान होने का नाटक करेंगे ताकि लक्षित व्यक्ति से भ्रष्ट आचरण की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। किसी को पकड़ना हो तो नेचुरली इस तरह के कहना में
उपाय करने ही पड़ते हैं। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन अक्सर विवादास्पद होते हैं और जोखिम से भरे होते हैं, खासकर जब न्यायाधीशों को निशाना बनाया जाता है। फिर भी न्यायिक भ्रष्टाचार से होने वाले गंभीर नुकसान को देखते हुए इन जोखिमों को उठाना अक्सर जरूरी होता है। 2015 का ये आर्टिकल है अमेरिका के अंदर। उन्होंने तब भी इसको कहा था कि ऐसे रिस्क लेने जरूरी होते हैं। बिना रिस्क लिए जिंदगी नहीं संवरती, बिना रिस्क लिए सरकार नहीं चलती, बिना रिस्क लिए देश भी आगे नहीं बढ़ता। तो रिस्क लेना ही पड़ता है। अमेरिका में न्यायपालिका के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के जो अनुभव हुए थे उनके बारे में अब ये अमेरिका में न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले अधिकांश अंडरकवर ऑपरेशन 1900 के दशक में ऑपरेशन गैलार्ड से संबंधित हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। यह शिकागो और आसपास के कुक काउंटी में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया एक संघीय जांच अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट के अंदर 13 न्यायाधीश और लगभग 80 के वकील और कोर्ट स्टाफ को रिश्वत लेने जैसे अपराध में दोषी ठहराया गया था। अगर हमारे यहाँ पे ऐसे स्टिंग शुरू हो जाएं तो मुझको नहीं लगता कि सिर्फ 13 तो शायद सही निकलेंगे, बाकी तो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे। प्रारंभ में अभियोजकों ने यह तय करना था कि वे वास्तविक आरोपियों को मुखबिर के रूप में भर्ती करें ताकि वे न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन उन्होंने जल्दी से विचार को छोड़ दिया क्योंकि इससे अपराधियों को बचने और आगे अपराध करने का अवसर मिल सकता था। इसकी बजाय उन्होंने नकली मामले तैयार किए। उदाहरण के लिए एक अन्वेषक शराब से भिगोकर खुद को नशे में धुत दिखाने के लिए एक पुलिस अधिकारी के सामने लापरवाही से गाड़ी चलाता, या एक अन्वेषक दूसरे अन्वेषक पर हमला करने का नाटक करता। फिर इन मामलों को भ्रष्ट न्यायाधीशों के समक्ष लाया जाता और रिश्वत देने की पेशकश की जाती। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब पता है कि कोई भी स्टिंग करने वाले सारे किरदार बनाए हुए हैं, नाटक के पात्र कुछ भी हैं, टीम का हिस्सा है, तो लीकेज की गुंजाइश जीरो हो जाती है। आज क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं कंप्लेन करता हूं कि किसी फलाने ने मेरे से रिश्वत मांगी, तो मेरे को विजिलेंस में जाके उसकी शिकायत करनी पड़ती है। विजिलेंस वाले कितने ईमानदार हैं, फिर बाद में मैं कितना ईमानदार रहता हूँ, सामने वाला कितना ईमानदार है, ये टीम बिखरी हुई टीम है ये। लेकिन मान लीजिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ही अपने यहां से किसी को भेजे, रिश्वत की ऑफर करे, तो टीम कितनी स्ट्रांग होती है। वो यही इसमें तरीका जमाया गया था। इस तरह इसमें और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी पड़ी है, लेकिन इससे खुद देखने कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता कि आज की डेट के अंदर हमारी सरकार के पास इतनी ताकत है या इच्छा शक्ति है कि वो न्यायाधीशों को स्टिंग करे, क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं। अधिकतर नेता सरकार में हो चाहे विपक्ष के अंदर हो, सभी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमे चल रहे हैं या कोई एफआईआर खुली हुई है। कहीं ना कहीं लकूना है, लूपहोल्स हैं, जिसके कारण वो खुल के नहीं खेल सकते। पर क्या ऐसा हमारे देश में हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि ऐसा हमारे देश में हो, क्योंकि इससे देश की इज्जत भी खराब होती है। लेकिन जहां 5 करोड़ आदमी डायरेक्ट इफेक्टेड हुए पड़े हैं इस इनजस्टिस नाम के वायरस से, कोरोना से भयंकर ज़्यादा वायरस है ये, जो लोगों को तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या किया जाए इसके लिए? आप भी देखिए, ऐसी ऐसी खबरें देश दुनिया में आपको जहाँ जहाँ मिलती हैं, उनको चर्चा में लाइए। जुडिशल रिफॉर्म के लिए ऐसी खबरों पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ता हूँ इसमें से मैं फिर। अंडरकवर ऑपरेशन खतरनाक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन जब न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार गहराई तक समा चुका हो, तब इसे दूर करने के लिए ऐसे ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जब भी सरकारें ऐसे ऑपरेशन करने का निर्णय लें, तो उन्हें अमेरिका द्वारा अपनाई गई इन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि न केवल जोखिम कम किए जा सकें, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक एक निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय प्रणाली को बहाल कर सकें। तो जब तक एक निष्पक्ष और पारदर्शी
न्याय प्रणाली नहीं होगी तब तक जितने मर्जी कानून बन जाएं, जितने मर्जी जन लोकपाल आ जाएं, जितने मर्जी आप कंप्लेंट कर दी, जितनी मर्जी कुछ भी एफर्ट्स कर लीजिए, तब तक अपराध खत्म नहीं हो सकता। अपराधी को सजा चाहिए। सजा कौन देगा? जो खुद भी चरित्रवान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, न्याय करने का इच्छुक हो, डेडिकेटेड हो, घड़ी ना देखे बार बार कि अभी 10 बज के 11 बज के टी टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब न्याय देने की इच्छा शक्ति हो तो फिर बस दिमाग उसका वहीं अटका रहना चाहिए। ऐसा आदमी न्याय कर सकता है। नो काम नौकरी के 10वें काम हाजी का करके इस तरह फॉर्मेलिटी से सीट पर बैठने वाला न्याय नहीं कर सकता। जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि मेरे को न्याय करना है, मेरे को इन सामने खड़े लोगों में से सच्चे झूठे को पहचानना है, झूठे को पनिश करना, सच्चे को सजा देनी है, तब न्याय मिलेगा। अदरवाइज आज 5 करोड़ तो दिख रहे हैं। 8 मार्च को जन लोकपाल क्या हो गया है, लोक अदालत लगने वाली है। क्या होगा उस दिन? जस्टिस होगा? पुलिस वाले सड़कों पर खड़े होकर चालान काटते हैं, वहां जाके चालान भुगत के आ जाते हैं। आपसे समझौते के लिए वो लग जाती है। भैया समझौते करने के लिए वहां नहीं जाते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की बन चुकी है ये अदालतें आज की डेट के अंदर। तो कृपया इसको ठीक कीजिए। जजों से गुजारिश है, आप वकीलों से भी है कि अदालतें कहा जाता है वकीलों का घर है, पहला घर कहीं या दूसरा घर कहीं, पर क्या आज ये घर साफ है? इन घरों को साफ इस रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी तो नहीं है, मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो मजबूरी वहां पे गया था। साफ रखने की, करप्शन फ्री करने की जिम्मेदारी इसकी टोटली वकीलों के ऊपर है। जब तक वकील आगे बढ़कर इसके अंदर सहयोग नहीं देंगे तो हमारे देश का भला नहीं बंटाधारी होगा। आज़ादी के समय के अंदर वकीलों ने बढ़ चढ़कर देश को आगे बढ़कर आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन लगता है कि आज गुलामी की तरफ भी ये कुछ करप्ट वकील और जज दोनों मिलकर इसको धकेल रहे हैं। आपसे फिर वही गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह इस आवाज़ को रेस कीजिए, अपने चलते मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करेंगी ये कहते हुए कि हाई कोर्ट के रूल्स मानने हैं उनको डिसमिस करेंगे, पर आपकी आवाज़ तो पहुंचेगी कि आप उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। आगे जाने का रास्ता खुलेगा। सीधा हाई कोर्ट जाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। कितनी एप्लीकेशन डिसमिस कर लेंगे वो? रोज की एक आदमी अगर एक एप्लीकेशन वहां पे लगाए तो कितनी डिसमिस कर लेंगे वो? पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि जुडिशल रिफॉर्म के लिए हमारा चैनल कुछ प्रयास कर रहा है, 10 साल से हमारी संस्था कुछ प्रयास कर रही है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो और ऐसी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, जिससे कि ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के जजों के घर तक पहुंचनी चाहिए कि जनता अब त्राहिमाम कर रही है, अब उनको न्याय चाहिए। उनको बंद एसी कमरों के अंदर बैठने वाले जज नहीं चाहिए, उनको चाहिए फील्ड पे काम करने वाले जज। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मैटर है तो अपनी सीट से उतरे और वहाँ पे जाएं, देखें कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा है। किताबों के लिखे पढ़े को छोड़े, अब फील्ड पे आके काम करने शुरू करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। धन्यवाद आपका।